बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ज़फ़र और मेरी शादी को 3 साल गुजर गए थे, मगर अभी तक हमारी कोई औलाद नहीं हुई थी। ज़फ़र मुझ पर बहुत भरोसा करते थे। मैं भांज थी, मगर मैंने ज़फ़र से झूठ बोल दिया था कि लेडी डॉक्टर ने कहा है हमारी औलाद बहुत जल्द हो जाएगी, और ज़फ़र भी मेरी बात पर यकीन कर लेते थे। मगर अब मैं झूठ बोल बोल कर थक चुकी थी। मैंने सोचा कि मैं सारी हकीकत अपने शौहर को बताती हूँ। मैं इन्हें किसी किस्म के धोखे में नहीं रखना चाहती थी। अपने शौहर को हकीकत बताने से पहले एक बार मैंने अम्मी को कॉल की थी और पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अम्मी कहने लगी, तुम ऐसा करो कि अपने शौहर की दूसरी शादी करवा दो, वो तुम्हारा एहसानमंद रहेगा और तुम्हें छोड़ने का कभी सोचेगा भी नहीं। अम्मी की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था। यही लगा था कि वो मुझसे दुश्मनी निभा रही हैं। तब मैं बोली, अम्मी मुझे आपसे इस बात की तवक्को नहीं थी। इतना कहकर मैंने फोन बंद कर दिया था। शाम के वक्त ज़फ़र घर वापस आए तो मुझे देखकर बोले, क्या बात है नरगिस, तुमने कमरे में इस कदर अंधेरा किया हुआ है। मैं बोली, मेरी तकदीर में अंधेरा लिख दिया गया है, मैं उजड़ गई हूँ। ज़फ़र कहने लगा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारा शौहर तुम्हारे पास मौजूद हूँ, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ हमारे पास है, फिर बैठे बिठाए तुम्हें क्या हो गया है? मैंने ज़फ़र को सब बता दिया कि मैं बांझ हूँ और मैं माँ नहीं बन सकती। आज मैं डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई थी, उसने कहा है कि तुम बांझ हो, उम्र भर बच्चा पैदा नहीं कर सकोगी। मेरी बात सुनकर ज़फ़र ने मेरा हाथ पकड़ दिया और कहा, कोई बात नहीं, मेरे लिए तुम ही काफ़ी हो, मुझे तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। ज़फ़र के तसल्ली देने पर मैंने अपना मूड ठीक कर लिया था। फिर ये बात मेरी सास को भी पता चल गई थी और उनका मूड इसी दिन से ख़राब हो गया था। एक दिन हमारी पड़ोसन घर आई तो मेरी सास उसे कहने लगी, तुम मुझे कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ दो, क्योंकि मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करना चाहती हूँ। पड़ोसन कहने लगी, तुम्हारी पहली बहू को क्या हो गया है? तब मेरी सास बोली, वो बेचारी तो बांझ है, अब हमें तो अपनी नस्ल बढ़ानी है ना। ये सब बातें सुनकर मैं थर थर कांपने लगी थी। जब ज़फ़र घर वापस आया तो मैंने रो कर उसको अपना किस्सा बता दिया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे कमरे से बाहर ले गया। वो मुझे अपने वालदा के रूबरू खड़ा करके बोला, अम्मी, नरगिस के अलावा मैं किसी लड़की के बारे में सोच ही नहीं सकता, और मुझे अपनी औलाद से ज़्यादा अपनी बीवी से मोहब्बत है, इसलिए आज के बाद आप मेरी दूसरी शादी का जिक्र मत कीजिएगा। मेरी सास ने सर झटक दिया और कहने लगी, मैंने तो आज तक ऐसा मर्द नहीं देखा जो अपनी बांझ बीवी के इस कदर नाजो नखरे उठाता हो। जबकि ज़फ़र की बातें सुनकर मेरा खून भर गया था। मैं बेइंतहा खुश हो गई थी। रात हुई तो मैंने सोचा कि ज़फ़र को चाय बनाकर दे दूं। मैं चाय बनाने किचन में आई तो मेरी सास के कमरे से आवाज़ें आ रही थी। मैंने अपना नाम सुना तो चूक कर रह गई। मैं अपना नाम सुनकर चूक गई थी। मैंने गौर किया तो वो अपनी बेटी से फ़ोन पर कह रही थी, तुम फिक्र ना करो, मैं नरगिस को तलाक दिलवा कर ज़फ़र की दूसरी शादी ज़रूर करूँगी। तुम ऐसा करो कि उसके लिए कोई मुनासिब सी लड़की ढूंढना शुरू कर दो। ये बातें सुनकर मेरे दिल पर बहुत बोझ आन पड़ा था। मैं चाय बनाए बगैर ही कमरे में आकर लेट गई थी। मुझे अब अपनी अम्मी का ही ख्याल आया था, मगर पिछली बार उन्होंने जो मशवरा मुझे दिया था वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वो भी मेरी सास की तरह मेरी शौहर की दूसरी शादी करवाना चाहती थी। मैं न चाहते हुए भी अम्मी को फ़ोन मिला लिया। मैं रोने लगी थी। वो बोली, नरगिस, तुम कहाँ गायब हो गई थी? मेरे साथ बात करने को जी नहीं चाहता था क्या? मुझे तो इल्म ही नहीं था कि मेरी माँ मेरी खातिर तड़प रही है। मैं कहने लगी, अम्मी, मेरी ज़िंदगी पहले तो बहुत खुशगवार गुजर रही थी, मगर जब से मुझे इस बात का इल्म हुआ है कि मैं बांझ हूँ, तब से हर वक्त मेरे सर पर तलवार लटकती रहती है। मेरी सास ने पड़ोसन से कहा है कि मेरे बेटे के लिए रिश्ता ढूंढो, तो कभी अपनी बेटी से कहती है कि इस बार बहू मैं अपनी पसंद की ही लेकर आऊंगी, तुम अपने भाई के लिए रिश्ता ढूंढो। अम्मी, ज़फ़र बहुत ही अच्छे हैं, इंसान है, मेरी खातिर अपनी अम्मी से लड़ पड़ता है, मगर है तो वो मर्द ही ना। कब तक मुझे अपने दिल की रानी बना कर रखेगा? एक ना एक दिन तो इस बात का एहसास हो ही जाएगा कि मुझे अब दूसरी शादी कर लेना चाहिए। अम्मी कहने लगी, मुझे एहसास है कि इस वक्त तुम किस कैफियत से गुजर रही हो, इसलिए तो तुम्हें इस दिन इस बात का मशवरा दिया था कि तुम ज़फ़र की दूसरी शादी खुद करवा दो। वो अपनी करोड़ों की जायदाद यूं ही तो छोड़कर नहीं जाएगा। जाहिर सी बात है, उसे वारिस चाहिए होगा। आज नहीं तो कल वो दूसरी शादी के मुतल्लिक जरूर सोचने लगेगा। अगर तुम्हारे शौहर ने अपनी मर्जी की लड़की से शादी कर ली तो
तुम्हारा क्या होगा? मेरी मानो तो किसी कम उम्र लड़की से इसकी शादी करवा दो। वो तुमसे दबकर भी रहेगी और कभी तुम्हारा मुकाम हासिल करने की कोशिश भी नहीं करेगी। बच्चा वो जनेगी मगर उसकी माँ तुम बन जाओगी। फिर मौका देकर इस लड़की को अपनी घर से चलता कर लेना। अम्मी की बातें सुनकर मुझे लगा कि वो बिल्कुल ठीक ही कह रही हैं। मैं बोली, अम्मी आपकी नज़र में कोई मुनासिब लड़की हो तो मुझे बताइएगा। अब मैंने सोच लिया था कि जफर की दूसरी शादी करवाए बगैर मेरा गुजारा इस घर में मुमकिन नहीं है, इसलिए मैं घर वालों से चोरी छुपे ही जफर के लिए लड़की ढूंढने लगी थी। मैं एक गाँव की रहने वाली थी। गाँव के चौधरी और सरपंच की एक इकलौती बेटी थी। मेरे वालिदैन और भाई मुझ पर जान निछावर करते थे। जिंदगी बहुत हसीन थी मगर मुझे सिर्फ एक बात की खलिश थी और वो ये कि मेरा रिश्ता मेरे वालिदैन ने बचपन ही से मेरी फुफ्फो के बेटे के साथ तय कर दिया था। उसका नाम फैसिल था। उसने आज तक स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी थी जबकि मैं मैट्रिक पास थी। वैसे भी फैसल बहुत ही अजीब किस्म का इंसान था। तालीम तो मेरे भाइयों ने भी नहीं हासिल की थी मगर फिर भी वो सुलझे हुए थे। बात करने का ढंग आता था। अम्मी ने मेरे भाइयों की तरबियत बहुत अच्छे तरीके से की थी। फैसल को किसी ने अच्छे बुरे की तमीज तक नहीं सिखाई थी। गाँव की हर दूसरी लड़की के साथ उसका चक्कर चलता। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे उससे बेइंतहा नफरत हो गई थी। अम्मी अब्बू से बात करती तो वो कहते, कोई बात नहीं, फैसल अभी बच्चा है, खुद ही संभल जाएगा। खैर चंद बरस पहले ही मेरे बड़े भाई ने गांव में अस्पताल बनाने के लिए दरख्वास्त दी हुई थी। उन्हीं दिनों एक टीम गांव में आई थी। वो जमीन वगैरह का तयन कर रही थी और फिर गांव में एक बहुत ही बड़े अस्पताल की तामीर शुरू हो गई। वो सब लोग ही अब्बू के डेरे में ठहरे थे। कुछ दिन बाद टीम वापस चली गई मगर एक ऐसा शख्स था जो वापस नहीं गया। उसका नाम जफर था। उसे गांव की आबो हवा बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए उसने अब्बू से यहाँ कुछ देर और रहने की इजाजत ले ली। एक दिन मैं अपनी सहेलियों के साथ निकली तो मेरी नजर जफर पर पड़ी। पहली नजर में ही हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया था। एक बार तो मैं खुद ही उससे मिलने चली गई और वो देखकर मुझे मुस्कुरा कर कहने लगे, मुझे भी आपका ही इंतजार था। उसने मुझे अपना मोबाइल नंबर दिया। मैंने अम्मी के फोन से उससे राब्ता किया था और हम दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ने लगी थी। वो कहने लगा, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। तब मैंने उसे फैसल के मुतालिक सब कुछ बता दिया था। वो मेरी बात सुनकर बहुत हैरान हुआ था। कहने लगा, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? कहाँ तुम और कहाँ वो? मैं फैसल के साथ 2 मिनट खड़ा होकर बात भी नहीं कर सकता। मुझे उससे इतनी कोफ्त महसूस होती है। तुम उसके साथ कैसे गुजारा करोगी? तब मैंने कहा, तुम मेरा रिश्ता लेकर आ जाओ, हो सकता है मेरे वालिदैन को मुझ पर तरस आ जाए। जफर ने हामी भर ली। वो वापस शहर चला गया और पूरे 1 हफ्ते बाद अपनी बहन और वालदा के साथ वापस लौटा। उसने मेरा रिश्ता मांगा मगर मेरे अब्बू ने इनकार कर दिया। मैं तो बहुत बेचैन हो गई थी। मैं हर वक्त रोती रहती थी। मेरी भाभी और मेरी अम्मी मेरी दिलजोई करने की कोशिश किया करती थी। एक दिन मैंने अब्बू से बात करने का फैसला कर लिया था। मैंने उनसे कह दिया कि मैं फैसल से शादी नहीं कर सकती। अब्बू ने मेरे सर पर हाथ रखकर बोले, बेटी मैं अपनी मरहूम माँ की ख्वाहिश को रद्द नहीं कर सकता। मुझे बहुत दुख हुआ था उनकी बात सुनकर। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। अब्बू कहने लगे, कोई बात नहीं, वो वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा। औरत अगर अच्छी और वफादार हो तो वो बद से बदतरीन मर्द को भी ठीक कर लेती है। अब्बू ये कहकर बाहर निकल गए थे। मैंने जफर को फोन किया था। मैं बुरी तरह से रो रही थी। वो कहने लगा, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें इस तरह से बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। और फिर मैं भी उसके साथ शहर भाग गई। मालूम था कि मेरे वालिदैन की बहुत रसवाई हुई है मगर मैं मजबूर थी। मैं जफर को खोना नहीं चाहती थी। जफर ने मेरे साथ निकाह किया और मुझे अपने घर ले गया मगर जब उसकी वालदा को इल्म हुआ कि जफर मुझे घर से भगा कर लेकर आया है तो वो कहने लगी, बेटा तुम गांव के चौधरियों का मुकाबला नहीं कर सकते। मुझे खौफ है कि वो कोई तुम्हें नुकसान ही ना पहुंचा दें। जफर भी एक करोड़पति बाप का बेटा था मगर मेरी सास जरा कदीमी ख्यालात की मालिक थी। उसने घर से भागी हुई लड़की को बतौर बहू हरगिज कबूल नहीं किया था। उसने मेरे और जफर के दरमियान फूट डलवाने की हर मुमकिन कोशिश की लेकिन जफर एक बेहतरीन शौहर साबित हुआ था। जिंदगी के हर मोड़ पर उसने मुझे इज्जत दी। ये भी शुक्र था कि मेरे वालिद और भाइयों ने मेरा पीछा नहीं किया था, नहीं तो मेरी जिंदगी जहन्नम बन जाती। खैर जहन्नम तो अब भी हो रही हुई थी क्योंकि मुझे इस बात का इल्म था कि मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती।
मुझे यही ख्याल आता था कि मेरे साथ ये सब मेरे वालिदैन की बद्दुआ का नतीजा है। खैर, अब मैंने अपने शौहर के लिए दूसरी बीवी ढूंढना शुरू कर दी थी। मैं अपनी सास की जिद के आगे अपनी जिंदगी तबाह नहीं होना देना चाहती थी, इसलिए मैंने सास से चोरी छुपे मोहल्ले की एक औरत को चंद पैसों के इवज अपने साथ मिला लिया था। मैंने उसे कहा कि तुम मुझे किसी मजबूर और लाचार सी लड़की का रिश्ता ढूंढ दो और इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उस औरत ने बड़े खुफिया तरीके से मुझे अपने घर पर बुलाया। उसने मेरे सामने एक लड़की की तस्वीर रख दी। मैंने तो उसका हुस्न देखकर ही दंग रह गई थी। ऐसा लगता था कि वो चांद का टुकड़ा है। खाला हाजरा कहने लगी, ये लड़की यतीम है और अपने चचा के साथ रहती है। इसकी चची चाहती है कि ये जल्द से जल्द अपने घर की हो जाए। मैं इस लड़की की तस्वीर देखकर बोली, खाला, मैं कभी अपने शौहर की दूसरी शादी इस लड़की से नहीं करवाऊंगी। इसका हुस्न तो देखो, मेरा शौहर तो इसके इश्क में पागल ही हो जाएगा। आप कोई और लड़की ढूंढे। खाला कहने लगी, बेटी, ये रिश्ता बहुत अच्छा है, इसको हाथ से जाने मत दो। ये बहुत सीधी सादी सी लड़की है, सामने खूब दब कर रहेगी। मेरा जी तो नहीं मानता था, मगर मैंने सबा नामी इस लड़की का रिश्ता कबूल कर लिया। मैं तस्वीर लेकर घर पहुंची तो बड़ा अजीब सा मंजर मुझे देखने को मिला था। मेरा शौहर एक सोफे पर बैठा था, जबकि मेरी सास और नंद उसके सामने बैठी हुई थी। मेरी नंद बोली, भाई, आप एक भांज लड़की के साथ जिंदगी क्यों गुजारना चाहते हैं? मैंने और अम्मी ने मिलकर आपके लिए बहुत सी खूबसूरत लड़की ढूंढी है, आप उसके साथ बहुत खुश रहेंगे। जफर बोला, आप दोनों अब बस भी कर दो। मैंने पसंद की शादी करके कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं कर लिया, क्या मुझे बख्श ही नहीं रहे? मैंने आपसे कह दिया है कि नरगिस के अलावा मैं किसी को कबूल नहीं करूँगा। वो मेरी बीवी है और मरते दम तक मेरी बीवी ही रहेगी। जहाँ सास और नंद की बातों ने मेरा दिल छन्नी कर दिया था, वहाँ जफर की बातें सुनकर मुझे बड़ी हिम्मत मिल गई। मैं आगे बढ़ी तो मेरी सास और नंद की नजर मुझ पर पड़ गई थी। वो बहुत ज्यादा घबरा गई। मैं सलाम किए बगैर ही अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद जफर भी मेरे पीछे ही आ गया था और वो कहने लगा, तुम अम्मी और बाजी की बातों को दिल पर मत लेना। मैं बोली, आप दूसरी शादी कर ले। जफर मेरी बात पर हैरान हो गया। वो कहने लगा, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। मैं बोली, आपको दूसरी शादी की इजाजत मैं खुद दे रही हूँ, मगर आप मेरी पसंद की लड़की को ही ब्याह कर लाएंगे, अपनी वालदा की पसंद की लड़की को नहीं। जफर कहने लगा, मैं तुम्हारे अलावा किसी को कबूल नहीं कर सकता, फिर वो चाहे तुम्हारी पसंद हो या अम्मी की, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं बोली, मुझे भी औलाद की ख्वाहिश है। आपकी शादी हो जाएगी तो हमारे घर बच्चे आ जाएंगे, मेरी तरसी हुई ममता को सुकून मिल जाएगा। जफर ने इनकार कर दिया और कमरे से बाहर चला गया, जबकि मैं बैठी रोती रह गई थी। सच तो ये है कि मुझे औलाद की कोई ख्वाहिश नहीं थी। मैं तो ये सब बस जफर को खोने के डर से कर रही थी। खैर, फिर कुछ दिन मेरे और जफर के दरमियान नाराजगी रही, मगर मैंने उसे रो धोकर दूसरी शादी के लिए रजामंद कर ही लिया था। मैं खुश नहीं थी। मैंने सबा को अपनी सहेली बना लिया था और जिस दिन सबा मेरी सौतन बनकर मेरे घर आई, मेरी सास ने खूब हंगामा मचा दिया। उसने जफर के साथ भी बहुत लड़ाई की कि कम से कम दूसरी शादी तो मेरी मर्जी से कर लेते। सास को यूँ जलता हुआ देखकर असूलन तो मुझे सुकून मिलना चाहिए था, मगर मैंने भी वो सारी रात अंगारों पर बसर की थी। मैं सारी रात रोती रही। ये ख्याल इस सुहाने रूह की तरह था कि जिस शख्स की आंखों में फक्त मेरे लिए मोहब्बत हुआ करती थी, आज वो किसी और को देखकर मुस्कुरा रहा होगा। सुबह हुई तो मैं जल्दी से अपने कमरे से निकल आई, क्योंकि मैं जफर से मुलाकात करना चाहती थी, मगर वो दिन के 11 बजे तक कमरे से बाहर नहीं निकला। मैंने अपनी सौतन से पूछा तो वो कहने लगी, जफर तो सो रहे हैं। मैंने उसकी जानिब घूर कर देखा और बोली, तुमने उसे जगाया क्यों नहीं है? तब सबा रोने लगी और वो बोली, जफर ने मुझसे कहा था कि उन्होंने ये शादी फक्त आपकी जिद की वजह से की है और अब मैं किसी भी तरह उन पर अपना हक ना जिताऊं, नहीं तो वो मुझे तलाक देकर घर से निकाल देंगे। मैं माजरत ख्वाह हूँ, मैं इन्हें जगाने की जुर्रत नहीं कर सकती। अगर उन्होंने मुझे अपने घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी? मैं फिर से चची के घर जाने का सोच भी नहीं सकती। मेरी चची मुझ पर बहुत जुल्म करती थी। खाला ने सच में एक बहुत ही मजबूर सी लड़की मुझे ढूंढ कर दी थी। खैर, मैंने सोचा कि जफर मुझसे नाराज होंगे, खुद ही जब मूड ठीक हो जाएगा तो कमरे से बाहर निकल आएंगे, मगर मेरी ये खाम ख्याली ही थी। जफर की शादी को 3 दिन हो चुके थे, मगर वो अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकले थे। मुझे अब अजीब अजीब से वसवसे आने लगे, इसलिए जब सबा किचन में मसरूफ़ थी तो मैं छत पर उसके कमरे में चली गई। जफर अपनी मोबाइल पर मसरूफ़ थे। कदमों की चाप सुनकर बोले, आ गई मेरी प्यारी सबा। ये अल्फाज हथौड़े की तरह मेरे असाब पर बरस रहे थे। मैं वापस पलट गई। क्या फक्त 3 ही दिनों में सबा ने जफर को अपना बना लिया था?
मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरा दिल बहुत ही उदास था, इसलिए मैंने सास के कमरे की जानिब बढ़ गई। तब ये पता चला कि मेरी तो नंद भी आई हुई है। मेरी सास अपनी बेटी से कह रही थी, देखा तुम्हारी माँ कितनी सियानी है। मैंने एक ऐसी चाल चली कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। नरगिस बेचारी को तो ये भी मालूम नहीं है उसने अपने शौहर की शादी जिस लड़की से की है वो मेरी पसंद की लड़की है। फिर जफर भी पहली नजर में ही उस पर फिदा हो गया था। ये सब तो उस लालची औरत की वजह से हुआ है जिसने नरगिस को बेवकूफ बनाया था। ये सब सुनकर तो मेरा दिल फटने लगा। मेरी सास बोली, मैंने नरगिस को खाने में हमल ना होने वाली इतनी गोलियां खिलाई हैं कि वो सचमुच में बांझ हो गई है। ये अल्फाज थे कि पत्थर जो मेरे वजूद पर बरस रहे थे। मैं जल्दी से अपने शौहर के कमरे की जानब गई ताकि उससे कहूं कि आकर अपनी माँ और बहन की बातें सुने। उन दोनों ने मुझ पर कितना बड़ा जुल्म किया है। जब मैं जफर के कमरे की जानिब गई तो वो सबा से कह रहा था, मैंने जज्बात में आकर बहुत गलत फैसला कर लिया था। जब मैंने नरगिस को भगाकर लेकर आया तो शादी के कुछ अरसे बाद ही मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा था, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नरगिस के भाइयों को इल्म हो चुका था कि वो मेरे साथ आई हुई है, इसलिए वो मुझे हर चंद रोज बाद फोन करके धमकाते थे कि हमारी बहन घर से भागी जरूर है मगर वो अब भी अकेली नहीं है। अगर तुमने हमारी बहन का ख्याल ना रखा तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं वहाँ रहकर आया था, मुझे पता है कि वो लोग कितने खतरनाक होते हैं, इसलिए मैंने नरगिस को ना छोड़ने का फैसला कर लिया था। अब मैंने मोहल्ले की एक औरत के साथ मिलकर मेरी बीवी को पागल बना दिया और उसी के हाथों मेरी शादी करवा दी है। हाय, मैं क्या सुन रही थी? ये वही जफर था क्या जिसकी वजह से मैंने खुद को दाव पर लगा दिया था? मैं दबे कदमों जफर के कमरे में चली गई थी और वो मुझे रूबरू देखकर हैरान रह गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं उसका राज इस कदर जल्दी जान जाऊंगी। मैं बोली, जफर अगर छोड़ना था तो यूं ही छोड़ देते, मुझे बांझ बनाना जरूरी था क्या? किसी इंसान से अल्लाह की दी हुई नेमत छीन लेना उसका कत्ल कर देने के मुतरादिफ है। तुम सब ने मिलकर मुझे कत्ल कर दिया है। इतना कहकर मैं उस कमरे से बाहर निकल आई थी। वो मेरे पीछे आया था, कमरे का दरवाजा खटकाया मगर मैंने ना खोला। जब वो मायूस होकर पलट गया तो मैं उसी रात जफर के घर उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल आई थी। मैं अब एक दारुल उमान में रहती थी। मैंने जफर से तलाक नहीं ली थी क्योंकि अब मुझे किसी मर्द पर यकीन नहीं आने वाला था, तो फिर मुझे तलाक लेने का क्या फायदा होना था। मैं अम्मी से फोन पर बात कर लिया करती हूँ। वो मुझसे मिलने भी आई थी। वो मुझे घर ले जाना चाहती हैं मगर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं अपने भाइयों और बाप का सामना करूं। इस बार अम्मी ने सख्ती से कहा है कि वो मुझे अपनी जिम्मेदारी पर घर ले जाएंगी, कोई भी मुझे कुछ नहीं कहेगा। अब आप ही मुझे बताएं कि मैं क्या करूं, अम्मी के साथ चली जाऊं या नहीं? जवाब ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में।